Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 14 from chapter number 10, that is acids, bases and salts. तो hopefully इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपने क्लासरूम में मिलेंगे। तो अभी जो टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस आर इंडिकेटर्स, मेजरिंग पीएच एंड सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडिकेटर्स। हमने लास्ट टाइम पीएच स्केल, पीएच के बारे में स्टडी किया था, व्हाट इज़ पीएच, और उससे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने आना है इंडिकेटर्स की तरफ। इंडिकेटर्स एज द वर्ड डिस्क्राइब्स इट इंडिकेट समथिंग। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? इट इंडिकेट्स वेदर द सब्सटेंस और द सोल्यूशन इज एसिड और अ बेस। एसिड एक उसकी नेचर है या उसकी बेसिक नेचर है, उसको इंडिकेट करने के लिए सिर्फ हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अ लिटमस सॉल्यूशन, हम इसकी बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन एक ही होगा, लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में लाइक दिस, तो इट विल गिव रेड कलर। ठीक, और अगर हम उसको किसी बेस के अंदर ऐड करेंगे, किसी बेसिक सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे, तो इट विल शो ब्लूइश कलर। ठीक है, ब्लू पर्पल इस तरह के शेड्स उसके आएंगे। तो ये डिस्टिंग्विश कर देता है बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होता है। इस तरह से जितने भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास फिनॉल्थेलीन है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स में कैबेज आ जाती है, टर्मेरिक पाउडर आ जाता है। तो ये सारे जो केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट मीडियम। लाइक अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में वही वाला कंपाउंड कोई कलर शो करेगा और बेसिक मीडियम के अंदर वही कंपाउंड कोई और कलर शो करेगा। तो दैट्स हाउ दे एक्चुअली इंडिकेट द acids or basic nature, acidic or basic nature of any compound or a solution. डिफरेंट कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में फिगर नंबर 10.2 में गिवन है आपके। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मिथाइल ऑरेंज के दो तरह के कलर्स शो होते हैं। एक तो वो शो करता है रेडिश कलर, दूसरा उसका कलर होता है येलो। जो रेडिश कलर उसका अपेयर होगा, दैट रेड कलर विल इंडिकेट एसिडिक नेचर। वो बिल्कुल प्योरली एसिड्स के लिए इंडिकेट कर रहा है, वो सिर्फ एसिड्स को। तो ये जो रेड कलर, अगर हम मिथाइल ऑरेंज, एक पाउडर होता है, वो क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जब हम इसको ऐड करते हैं, उसके सोल्यूशन को हम ऐड करते हैं किसी एसिडिक मीडियम के अंदर, तो उसका कलर हो जाता है रेड। एक्चुअली इट इज़ ऑरेंज इन नेचर, ये ऑरेंज इन कलर। जब आप उसको उसमें एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करोगे तो वो रेड हो जाएगी, और अगर हम उसको ऐड करते हैं किसी बेसिक सोल्यूशन में, तो उसके अंदर येलो कलर अपेयर हो जाएगा। और इसका कलर चेंज किस सोल्यूशन पर जाकर होता है? बिटवीन 3 to 4, 3, 4 and 5, इसके ऊपर जाकर इसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब जो हाईली एसिडिक होंगे उनमें रेड, और फिर स्लोली 1 और 2 pH के ऊपर आकर रेड का थोड़ा सा फेडेड कलर आता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स येलो, चेंज हो रहा होता है ये येलो कलर की तरफ, और बहुत ब्राइट येलो ये बेसिक सोल्यूशन के अंदर कलर अपेयर होता है इसका। इसी तरह से हमारे पास लिटमस है। लिटमस की हमने अभी बात की थी कि लिटमस एग्जैक्ट जो है वो 7 के ऊपर, बिल्कुल 7 pH होती है इसकी, जिसके ऊपर ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे माइनर सा इसका रेंज आती है। लाइक यहाँ पर मेंशन है 5 to 8। अगर आप अपनी बुक पर देखते हो फिगर नंबर 10.2 में, तो वहाँ पर आप रेड और ब्लू के दरमियान में लाइन देख रहे हो, तो नीचे वो 7 कलर के ऊपर, 7th पॉइंट के ऊपर जाकर स्केल में लाई करिए। तो ऑलमोस्ट 7 के अराउंड ही इसका कलर चेंज की पीएच आती है। लास्ट हमारे पास बुक में गिवन है फिनॉल्थेलीन। इसका कलर वैसे पिंकिश होता है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके भी। जैसे ही ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में जाएगा तो उसका सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, वो बिल्कुल यूं लगता है जैसे पानी है, बिल्कुल कलरलेस, नो कलर एट ऑल। और जैसे जैसे उसके अंदर हम बेस ऐड करते जाते हैं, बेसिक सोल्यूशन होना शुरू होता है, तो वो पिंक कलर की तरफ को जाना शुरू हो जाता है। और इसका ये जो पिंकिश रेडिश सा कलर होता है, ये कहाँ जाकर हमें अपेयर होता है? अराउंड 9, 10, 8 इसके ऊपर जाकर इसका कलर चेंज होता है। तो ये तो हो गई टेबल नंबर 10.2 की बात। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉमनली यूज इंडिकेटर्स के लिए। और टाइट्रेशंस जो आप इंशाल्लाह लैब में परफॉर्म करेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स, उनके अंदर इनका क्या रोल है और किस तरह से ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, एक्चुअली इनको हम यूज़ करेंगे टाइट्रेशंस के दौरान। तो टाइट्रेशंस में हम क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि जो सोल्यूशन हमने यूज़ किया है उसके अंदर हम कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं ना, मतलब सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है एक्चुअली उसके अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ही होते हैं वो।
तो जैसे जैसे आप टाइट्रेट कर रहे होते हो उसको, तो वैसे उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया है ना, उसके अंदर हमने इंडिकेटर ऐड कर दिया, तो वो क्या रहेगा, शुरू में तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जो उसके अंदर बेस के ड्रॉप्स ऐड करते जाएंगे तो स्लोली इट विल टर्न पिंक। पहले वो बिल्कुल बेबी पिंक सा शेड आएगा, और अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेस आ जाएगी तो बहुत ब्राइट सा पिंक उसका शेड आना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई। उसके बाद आपके पास टेबल नंबर 10.3 गिवन है। दिस इज नॉट टेबल 10.4, दिस इज टेबल नंबर 10.3। अब फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उन्हीं तीनों की बात हो रही है, और उनके कलर्स को हमने पीएच चेंज के साथ नीचे टेबल में शो कर दिया है। दीज टू टेबल्स आर द सेम, सेम बात उसके अंदर हो रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग pH ऑफ अ solution. To measure the pH of a solution, we commonly use two kinds of indicators, two kinds of measuring devices, or two kinds of methods you can say. First of all, it is universal indicator. Universal indicator के अंदर हमारे पास आ जाता है pH। ठीक है, जैसे हमने pH मीटर और pH पेपर के बारे में पढ़ेंगे, ये वही दोनों चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एक्चुअली यूज्ड एज अ मिक्सचर, मिक्सचर के तौर पर यूज होता है, और डिफरेंट कलर्स देता है इन डिफरेंट पीएच वैल्यूज। किस तरह से कि अगर आपकी जो सोल्यूशन है दैट इज हाईली एसिडिक तो उसका कलर डिफरेंट होगा, अगर द सोल्यूशन इज हाईली बेसिक तो उसका कलर डिफरेंट होगा, और अगर उसकी बेसिसिटी या उसकी एसिडिक नेचर जो है वो जैसे जैसे कम माइल्ड की तरफ आती जाएगी, टुवर्ड्स द 7, अराउंड 7 वैल्यू आती जाएगी, तो क्या होगा, उसका कलर डिफरेंट होता जाएगा। लाइक दिस टेबल, अगर आप इसको देखो तो क्या है कि एसिडिक पीएच 1 पर कलर बहुत ब्राइट रेड आ रहा है, जो बिल्कुल एक बहुत डार्क सा रेड शेड आ रहा है, पेयर हो रहा है उसका। 2 पर शेड डिफरेंट है, 3 पर मजीद डिफरेंट है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज से होते हुए येलो पर, और फाइनली वो 7 यानी कि ग्रीन पीएच, ग्रीन कलर के ऊपर आकर 7 पर लाई कर रहा है। और 7 से जैसे वो बेसिक की तरफ जा रहा है तो वो ग्रीन ग्रीन की फैमिली की तरफ को जा रहा है, और स्लोली वो ब्लू से ब्लू की तरफ को जाकर एंड हो जाता है। तो इस तरह से पीएच पेपर के कलर्स हम यूज़ करते हैं। लाइक लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने पीएच का पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप पीएच पेपर को डिप करते हो इन एनी सॉल्यूशन, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, इट गिव्स कलर, वो अपना कलर चेंज करती है। पीएच पेपर की जो स्ट्रिप होती है, इट चेंजेस इट्स कलर। जब वो अपना कलर चेंज करती है, फिर हम उसको, हमारे पास एक पीएच मीटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल आप कहते हो उसको, ठीक है, इंडिकेटर पेपर होता है हमारे पास। हम उसके साथ उसको कलर चार्ट जिसको हम कह लेते हैं, उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि वो कलर किस कलर के साथ मैच कर रहा है। सपोज मेरे पास एक पीएच पेपर स्ट्रिप थी, मैंने उसको डिप किया इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। जब मैंने उसको बाहर निकाला तो उसका कलर हो गया रेडिश फैमिली से, उसका एक कलर आया। जब मैंने उसको यहाँ पर, ये मेरे पास एक कलर चार्ट था, मैंने इनमें से रेड की फैमिली के साथ उसको रख रख कर देखा, तो जहाँ पर वो कंपेयर करने में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं हो रहा तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मैचिंग हो रही होगी, वो पीएच वो होगा। सपोज वो मैच कर रहा था 3 के साथ, तो वो जो उस पेपर, उस सोल्यूशन की जो पीएच थी, वो पीएच 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कलर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। तो इट गिव्स डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट पीएच वैल्यूज। जैसे जैसे हमारी पीएच वैल्यू चेंज होती जाएगी, हम उसको कलर, उसकी कलर्स के साथ हम उसको चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल में थोड़ी सी डायग्राम्स ऐड कर दी हैं कि किस पीएच की कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट होता है, यानी कोई चीज़ें हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, उनकी क्या क्या पीएच होती है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो एज योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द पीएच मीटर। अब ये पीएच मीटर जो होता है ना, ये पीएच पेपर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे पास जो पीएच पेपर था ना, उसने तो एग्जैक्ट वैल्यू कलर मैच करके बता देनी है कि 1 2 3 4, एक होल नंबर उसने बता देना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू है पीएच की। लेकिन जो पीएच मीटर होता है ना, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू उसकी प्रोवाइड करता है वो। लाइक अगर पीएच है उसकी 3 और 4 के दरमियान में, जैसे मैंने बताया आपको पीछे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैचिंग हो रही होगी कलर की, जैसे 3 की हो रही थी, सबसे ज़्यादा मैच कर रहा था मैक्सिमम, तो उसको हमने कहा था पीएच 3 है। लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली अगर डिफरेंट था, तो फिर हमारे पास कोई दरमियान में 2 और 3 के दरमियान में कोई वैल्यू नहीं थी कि हम कह सकते हैं कि ये उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो जो पीएच मीटर होता है ना, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, और ये पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में भी आपको वैल्यूज दे देता है कि क्या होगा कि अगर सोल्यूशन है उसकी वैल्यू, पीछे वाले हम पीएच पेपर की बात करें, अगर 3 और 4 के दरमियान में कहीं पर लाई करी थी, लेकिन वो ज़्यादातर 3 के उसमें कलर टोन में आ रही थी, तो हमने उसको 3 पर ही बोल दिया था कि रफली इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दैट इज़ 3।
तो जो pH मीटर होता है ना, ये 3.2 इस तरह से भी आपको वैल्यूज शो कर देता है, या 3.4 या कोई और वैल्यू, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो इसको शो कर देता है। होती क्या है इसकी, अगर हम देखें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, ये एक पेंसिल की तरह की एक पेन लाइक स्ट्रक्चर इसके साथ अटैच्ड होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके, और साथ ही एक मीटर होता है। ठीक है, इस तरह से मीटर होगा या ऐसा मीटर होता है। तो इसका क्या करते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, लाइक यहाँ पर दोनों पिक्चर्स के अंदर यहाँ इन्होंने डिप किया हुआ है। आप इलेक्ट्रोड को डिप करते हो इन दैट सॉल्यूशन जिसको आपने एग्जामिन करना है, जिसकी पीएच फाइंड करनी है, और फ्यू सेकंड्स के लिए हम उसको वहां पर रहने देते हैं। और क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है विद द पीएच मीटर, और ये जैसे ही मीटर उसको डिटेक्ट करता है उसकी पीएच यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। डिजिटली भी इसको डिस्प्ले किया जाता है, या इसको आपके जो स्केल होता है एक उसके ऊपर भी डिस्प्ले किया जाता है। जैसे स्केल वाला जो है दैट इज ऑन पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक, पीएच मीटर यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर एक स्केल है कि वो नीडल मूव करती है और जो वैल्यू होती है उस पर जाकर वो रुक जाती है। और ये जो डिजिटल होते हैं उनके ऊपर तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। और ये जो पीएच मीटर है दैट इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेट वैल्यू आपके पास आ जाती है। इफ इट इज 2.4 तो वो एग्जैक्ट 2.4 वैल्यू देगा। जबकि हम पीएच पेपर की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता था, वो 2 पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर्स नहीं आते। तो इट इज कंसिडर्ड एज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद आगे पेज पर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है रिलेटेड टू द पीएच टॉपिक। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 10.2, a solution of hydrochloric acid is 0.01 molar, what is its pH value। अब आपके पास सोल्यूशन गिवन है 0.01 मोलर, ये मोलर जो इसके साथ कैपिटल एम है दैट इज द यूनिट ऑफ सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन थी 0.01 मोलर, इसकी हमने पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि HCl को, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसको डिसोसिएट करेंगे। जब डिसोसिएट किया उसको, जब उसने आयोनाइज किया इनकम्प्लीटली इन एन एक्वस सोल्यूशन, तो इट विल प्रोवाइड वन हाइड्रोजन आयन एंड द अदर आयन इज क्लोरीन, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होता है इसका। अब हम देखते हैं कि इसका हमें जो स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है सोल्यूशन की, जो उसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है, व्हाट इज दैट, इट इज 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर को जो हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इट विल बी 10 रेज टू पावर -2 मोलर, हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अब ये आ गई है हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हम पीएच का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, और उसके अंदर यहाँ ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू इंसर्ट करेंगे 10 रेज टू पावर -2। आंसर आपके पास आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली 2। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 10.3 है, फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ केओएच। किस तरह से करेंगे, हम केओएच को भी डिसोसिएट करेंगे, आयोनाइज करके उसके दोनों आयंस को लिख देंगे। कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.001 मोलर, जब हम इसको पावर्स की फॉर्म में करेंगे तो वो किस तरह से आ जाएगी, 10 रेज टू पावर -3 मोलर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पावर्स की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे हम इसको। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे पीओएच में। वाई पीओएच, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब हम इसको हाइड्रोक्साइड आयंस की हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला हमने पीएच में पढ़ा था, तो पीओएच वाला सेम वही फॉर्मूला होता है इसका। जब हम इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आपके पास पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब पीओएच की वैल्यू आ गई है तो पीएच की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, जो पीओएच की वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे 14 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा पीएच की वैल्यू का। क्लियर। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ना है दैट इज सॉल्ट्स। व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स आर एक्चुअली द आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ये हमने एसिड्स में भी पढ़ा, बेसिस में भी पढ़ा कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स, हमने यही चीज पढ़ी है। तो यही चीज आपके पास सॉल्ट्स की डेफिनेशन में आती है दैट दे आर आयनिक कंपाउंड्स। व्हाई दे आर आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस। कौन कौन से आयंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। व्हाट आर कैटाइंस, कैटाइंस आर दोज आयंस व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइंस आर दोज आयंस व्हिच कैरी नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कैटाइंस और एनाइंस जब कंबाइन करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट्स। अब जो कैटाइंस होते हैं ना, दे आर द मेटेलिक आयंस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस।
क्यों? क्योंकि बेस के अंदर से ही जो मेटालिक आयन हम डिराइव करते हैं, एक बेस हुई, उसके अंदर जो भी मेटल होगा उसका आयन हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा और वही आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन में आएगा, एंड दे आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। और ऑन द अदर हैंड एनाइंस क्या होते हैं? दे आर डिराइव फ्रॉम एसिड्स एंड दे आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल्स। जब हम आगे इसकी प्रिपरेशन और इसकी वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज विच मीन्स रिएक्शंस, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट हाउ आर दे डिराइव फ्रॉम एन एसिड, हाउ आर द कैटाइंस डिराइव फ्रॉम अ बेस। आगे आपके पास गिवन है इसके बारे में एक टेबल जिसके अंदर डिफरेंट मेटल और एसिड्स के नेम्स गिवन है कि उनके किस तरह से हम नेम्स को डिराइव करते हैं। और नेम को डिराइव करने का क्या मेथड है कि आपके पास जो भी बेस थी उसका जो मेटल था, सपोज मेरे पास एक बेस थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो मेटल है दैट इज सोडियम, वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ से यानी कैटाइंस। और एनाइंस कहाँ से आते हैं? एसिड के नेगेटिव आयन की तरफ से। तो नेगेटिव आयन एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता है Cl, तो ये Cl जब Na के साथ कंबाइन करेगा इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से जो पोटेशियम है, पोटेशियम के अंदर पोटेशियम आयन प्रोड्यूस करेगा कैटाइंस, और नाइट्रिक एसिड में जो नेगेटिव रेडिकल है दैट इज नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा। बाकी सब के अंदर भी इसी तरह से सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। नंबर 1 इज दैट सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो हमें क्या डायरेक्टली हमें फॉरन से हम एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं दैट दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आप जितने भी सॉल्ट्स देखोगे ना दे आर फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म। फिर उसके बाद चूंकि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की वजह से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं, तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और उसको ब्रेक करने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर कोई कंपाउंड आयनिक बॉन्ड्स की वजह से बन रहा है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर जाकर उसके बॉन्ड्स थोड़े से ब्रेक होंगे और फिर वो मेल्ट होगा या बॉयल होगा। So that's why they have high melting and boiling points. Then there is another property that the salts contain water of crystallization. And what is water of crystallization? The crystals contain a few water molecules. और हर salt के लिए respective कुछ ना कुछ water molecules होते हैं which are always present with that particular formula. और उसको हम formula के साथ किस तरह से लिखते हैं? Like if you look at your books at page number 39, you will see copper sulfate CuSO4 dot 5H2O. ये जो डॉट 5H2O है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एक एक क्रिस्टल यानी उसका जो एक मॉलिक्यूल है CuSO4 कॉपर सल्फेट का, उसके साथ हमेशा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होंगे, तभी उसकी शेप मेंटेन रहेगी। और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल भी इसीलिए होता है कि ये शेप को मेंटेन रखे क्रिस्टल्स की। तो इसके साथ हर सॉल्ट के साथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिनको हम कहते हैं उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देयर आर 2 एग्जांपल्स गिवन एंड दे आर इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। देन दे आर ऑलवेज न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब है दैट दे आर नॉट एसिडिक एंड दे आर नॉट बेसिक ईदर। ठीक है, दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज नहीं शो करते। ये क्या शो करेंगे? दैट दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स हैव pH 7। गुड। तो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं किस तरह से? बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके सॉल्ट्स की। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का मतलब है कि आयंस बेशक पॉजिटिव आयंस 2 हो, नेगेटिव आयंस 3 हो, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो चार्जेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस दे विल बी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसे अगर हम देखते हैं NaCl, सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, बैलेंस हो गए। ये इसकी एग्जांपल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास है K2SO4, इसके अंदर जो पोटेशियम है इसके पॉजिटिव चार्ज, SO4 का -2 चार्ज होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसके टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे? 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं सल्फेट के ऊपर। तो इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो दोनों के बैलेंस हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो दैट्स हाउ दे आर एक्चुअली न्यूट्रल कंपाउंड्स। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम अपने क्लासरूम में इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।